अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से। ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है और इसमें चंद उन चीजों की तरफ निशानदेही की गई है जिनके बारे में हमें और आप पाकिस्तान में बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, या हम जिक्र भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उनका जिक्र किया, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक वीडियो, बल्कि दो वीडियोज मंजर आम पर आई हैं। एक वीडियो तो वो है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर आती हैं, तो वहां पर नारे लगते हैं, और जो नारे लगे हैं वो अरशद शरीफ साहब के हवाले से नारे लगे हैं, और बहुत ज्यादा वो नारे वहां पर लगते रहे, और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी सर्कुलेट कर रही हैं कि अरशद साहब के हवाले से नारे लगे हैं। अरशद शरीफ साहब वो वाहिद साफी थे जिन्होंने रिजीम चेंज के बाद एक पहला सवाल पूछा और इसका सिरा खुरा ढूंढने की कोशिश की, और उन्होंने एक सवाल कौम के सामने रखा कि वो कौन था के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किया, और उसके बाद चीजें उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई और फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। तो वो कौन था का जवाब नून लीग ने दिया, और उन्होंने कहा कि वो जनरल बाजवा साहब थे। तो अभी शहबाज गिल साहब ने अपने व्लॉग में जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि ये जनरल बाजवा साहब ही थे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे कर रहे थे, और जो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे ये जनरल बाजवा साहब कर रहे थे। और वो ये भी जिक्र करते हैं कि जब मैं मियां साहब से मिला तो वो उस वक्त माशाल्लाह गोश्त खा रहे थे, बोटियां छुटियां खा रहे थे, और काफी बड़ी तादाद में बोटियां उन्होंने मंगवाई हुई थी, कुछ भुनी हुई बोटियां, कुछ दूसरी बोटियां, कोई तिक्के उन्होंने मंगवाए हुए थे, और मियां साहब खा रहे थे। यानी प्लेटलेट्स अगर इतने गिर रहे हो और यानी इतना बंदा सीरियस हो तो इस मैसिव तादाद, इतनी बड़ी मिकदार में बोटियां नहीं खा सकता। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब के साथ डील करके मियां साहब बाहर चले गए, और वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था, जो नारा था, जो उसूल थे, जो सियासी शाउर था, जिसके ऊपर मियां साहब की सियासत बेस कर रही थी और उन्होंने नजरियाती बनना था, इनकलाब लाना था, वो वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने 50 रुपए की बेचा पाकिस्तान में, और बरतानिया चले गए। यानी पाकिस्तान की अदालतों को फकी देकर 50 रुपए की स्टाम्प के ऊपर दस्तखत करके गारंटीज देकर वो मुल्क से बाहर खिसक गए, और जिस शख्स ने उनकी जगह गारंटीज दी थी वो शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्हें बाद में बाकायदा से हुकूमत भी दी गई। तो बात सिर्फ मियां साहब तक नहीं है कि मियां साहब इनकलाबी बने, बल्कि अभी हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए, अभी जो हालिया अभी गए कुछ दिन पहले, तो उनका रंग जर्द पीला था, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, उनके बाल उड़े हुए थे, और रंग बहुत ज्यादा पीला हो गया था। तो रंग पीला क्यों होता है ये आपको बेहतर पता है। पानी ज्यादा पीने की जरूरत है उन्हें, सुकून लेने की जरूरत है, लेकिन रंग उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उनका पीला हो गया था। तो सिर्फ ये मियां साहब नहीं है जिन्होंने इनकलाबी बनने की कोशिश की और वो इनकलाब नाली में बह गया, बल्कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी इनकलाबी बनी, और अचानक से जरदारी साहब ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हल्काबंदियां आराम से करवाएं, उसके बाद इंतखाबात करवाएं। लेकिन अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी आए, उन्होंने मसल शसल दिखाए, और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनकलाबी लीडर यहां पर बनूंगा, मैं इनकलाब लेकर आऊंगा, मैं उसूल की सियासत करूंगा, पहले इंतखाबात की तारीख दें, बाद में हल्का बंदियां 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं, कॉन्स्टिट्यूशन का हम रोंदरे नहीं देंगे, हमारी मीरास है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक और मालिक है पाकिस्तान में, लिहाजा हम डिसाइड करेंगे कि मुल्क के अंदर किस तरह से उसूल की सियासत होगी। तो उसके बाद खबरें आ रही हैं कि जब बिलावल साहब ने तकरीर की तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 बंदे पकड़े गए और 2 छापे मारे गए। 3 बंदे पकड़े गए और 2 छापे मारे गए, और उसमें पॉलिटिकल तारीख का एक मैसिव सरेंडर हुआ। पीपल्स पार्टी ने हाथ जोड़कर कहा कि हुक्म मेरे आका साहब, बताएं क्या करना है, बता दें क्या करना है। साहब ने यह कहा कि जनाब हल्का बंदियां पहले होंगी, इंतखाबात बाद में होंगे। बिलावल साहब ने कहा यस सर साहब बिल्कुल ठीक है, पहले आप हल्का बंदियां करवाएं, कोई मसला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या भाड़ में तेल लेने, हमें कोई मसला नहीं, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और अब जाकर जनवरी में, वो सर्दियों में, फरवरी में, जब दिल करे, जब शादियों का सीजन खत्म हो जाए, जब लोग हनीमून बनाकर वापस आ जाएं, जब आपका दिल करे इंतखाबात करवाएं। तो ये भी एक मैसिव सरेंडर हुआ था जंग का। आप हमेशा ये बात याद रखें कि दुनिया भर की सियासत का या किसी भी अखाड़े का एक उसूल होता है, और उसका उसूल ये होता है कि उसमें जीतता वही है जो खड़ा रहता है। उसे मार पड़ती है, उसे सुनने लगते हैं, उसे मुश्किलात होती हैं, लेकिन किसी भी अखाड़े का उसूल यह है कि जीतता वही है जो उस अखाड़े के अंदर एंड तक, आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक खड़ा रहता है। अब आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक खड़ा सिर्फ एक बंदा है, और वो इमरान खान है, और वो अटक जेल के अंदर खड़ा है, वो अटक जेल के अंदर आज भी डटा हुआ है। हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान इससे पहले इतना शाद, इतना ज्यादा खुश नहीं था जितना अब खुश है। वो वहां पर इन्हें टॉन्ट करता है, ताने मारता है कि अब चला लो मुल्क, मैं जेल के अंदर हूं, अब चला लो, अब जो मर्जी है इकोनॉमी ठीक कर लो, लोगों को कंट्रोल कर लो, एक सियासी इस्तेकाम लेकर आओ, जो मर्जी है करें, लेकिन अब मुल्क को ठीक करके दें। तो हारून साहब ये कहते हैं कि इमरान खान वहां पर जेल में खुश है, शाद है। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि अब बहुत सारे ताकतवर हलकों को, अहम तरीन इदारों को, कॉरिडोर्स को यह एहसास हो गया है कि असल में इमरान खान के बगैर गुजारा ही नहीं है। यानी लोग मान ही नहीं रहे, लोग तस्लीम ही नहीं कर रहे, लोग किसी भी चीज के ऊपर कन्विंस ही नहीं हो रहे। लिहाजा हल एक ही है कि खान अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804, उसे बाहर लाना है, और बाहर लाकर जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आपको रेड कारपेट देनी पड़ेगी उस बंदे को, और जब तक आप रेड कारपेट नहीं देंगे ये लोग मानेंगे नहीं। चूंकि जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी जो दूसरी वीडियो एक वायरल हुई है अमेरिका से, उस वीडियो में वो एक रेस्टोरेंट में गालिबन एक जगह पर बैठे हुए और लोग वहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि बताएं जी खान को छोड़ना या नहीं छोड़ना। तो लिहाजा पूरी दुनिया में लोग इमरान खान के बगैर किसी भी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, कबूल करने को तैयार ही नहीं है। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि 2 लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है,
اور خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب کوئی راستہ نکال لیں, یہ تھوڑا سا باہر نکلیں ان چیزوں سے, مانا پٹھانے اٹک جائیں ایک جگہ پر اڑ جائیں تو ہٹتے نہیں ہیں, لیکن کوئی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں. تو عمران خان نے کہا کہ میرے سارے کیسز چلائیں, مجھے سزائیں دیں, لیکن ملک کے اندر ٹائم پر انتخابات کروائیں, دیٹس آل. مجھے انتخابات چاہیے, انتخابات آپ کو دینے ہوں گے, اور انتخابات سے پیچھے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں ہوگی. اب صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی, بلکہ مختلف لوگ تحریک انصاف کے, مختلف وکلا, مختلف سیاستدان, وہ اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ہم نے جیبوں کے اندر بلیڈ رکھا ہوا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کریں تو ہم زبان کاٹ دیں گے, یعنی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنی زبانیں کاٹ دیں گے, لیکن اب پریس کانفرنس نہیں کریں گے. یعنی ایک جو ریزسٹنس ہے وہ ریزسٹنس بھی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور چیزیں اب بڑی ڈیفرنٹ شیپ میں, ڈیفرنٹ ایک ماحول میں, ایک الگ کینوس میں, ایک الگ ڈائریکشن میں اب جانا سلولی شروع ہو گئی ہیں. اور سمیع ابراہیم صاحب کی خبر کے مطابق باقاعدہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں ایک تاریخ بھی دی, اور کہا کہ شاید اس تاریخ تک عمران خان صاحب چھوٹ جائیں گے, یعنی آنے والے تقریباً ایک آدھے مہینے میں ان کی رہائی ہو جائے گی. لیٹس سی کہ یہ بہت ساری ظاہر خبریں ہیں, بہت ساری چیزوں کو ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ماحول جو پاکستان کے اندر بن رہا ہے وہ ایسا ہی بن رہا ہے جہاں پر یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ اصل میں میاں صاحب نے جعلی انقلابی بننا ہے, اور جعلی انقلابی بن کے انہوں نے سودے بازی کرنی ہے, لیکن اس سودے بازی میں انہوں نے اداروں کو بدنام کرنا ہے, انہوں نے ریاست کے مختلف شخصیات کو بدنام کرنا ہے, انہوں نے یعنی کہ وہ گلاس توڑا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے والا انہوں نے کام کرنا ہے, اس کے بعد ڈیل کر کے لیٹ جانا ہے. شہباز صاحب نے یہاں پر سلوٹ مارنے چمکانے ہیں, تو لہٰذا اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. اب ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو سنجیدہ ہو, جس کی ایک انٹرنیشنل پریزنٹیشن ہو, جو بین الاقوامی اس کی سے ہو, دنیا اس کی بات مانے, انویسٹمنٹ آئے, پیسے آئیں, 4 پیسے آئیں, اور یہ ملک آگے چلے. اب یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ خوفناک ہے, یہ بڑی تشویشناک رپورٹ ہے, اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک کے اندر جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ کچھ اداروں, سیاستدانوں اور بزنس مین مل کر بنا رہے, اور انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ گروپ ہیں, یہ انٹرسٹ گروپس ہیں جو کہ پالیسیز بنا رہے ہیں. یعنی کہ یہ حکومت پالیسی نہیں بنا رہی, یہ ریاست کی پالیسی نہیں ہے, یہ انٹرسٹ گروپس کی پالیسی ہے جسے ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اگین بہت شاکنگ ہے کہ انٹرسٹ گروپس پالیسیز بنا رہے ہیں ملک کے اندر جو معیشت کے حوالے سے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ سسٹم غریب کو کسی بھی طور پر ریلیف نہیں دے سکتا, اور یہ ایک سسٹینیبل اکنامک سولوشن نہیں ہے. یعنی کہ یہ کوئی معاشی سولوشن نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے, ڈالر کو نیچے لے کر آ جائیں گے, کریک ڈاؤن کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ غیر پالیسیز کے آپ آپٹکس تو کریٹ کر دیں گے, شاید سال 1.5 سال 2 سالوں تک چیزوں کو نیچے بھی لے کر آئیں, لیکن یہ ایک دیر پا سولوشن نہیں ہے. اس کے لیے ایک معاشی اکنامک پالیسی کی ضرورت ہے. اور اسی طرح کی بات ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کی تھی, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے, صاف شفاف انتخابات, ایسے انتخابات جن سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئے, تب تک یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. ایک اور ویڈیو ہے, یہ عالیہ حمزہ کے والد کی شوہر کی ویڈیو ہے معذرت کے ساتھ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا تو پھر میری بیٹی, جو معصوم بیٹی ہے, چھوٹی بیٹی, اس کے سر کے اوپر, کن پٹی کے اوپر پسٹل رکھا گیا, گن رکھی گئی. ہم عمار کے جھٹکے سے نہیں نکلے. ہماری عباد فاروق کا چھوٹا بیٹا, ہم اس ٹروما سے ابھی تک باہر نہیں آئے, اور باقی عالیہ حمزہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچے بھی اب شدید ٹروما میں ہیں, ان کی ہیلتھ بھی ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.